मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया साल यानी 2025, इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कहां है मौके? अब इस साल में इक्विटी निवेश से कहां बनेगा आपका पैसा? कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए रहने वाली है हिट? और साथ ही कुछ फंड जहां पर आप निवेश करके बन सकते हैं मालामाल, और एसेट एलोकेशन का क्या हो तरीका, इसी पर आज हमारी रहने वाली है खास चर्चा। इक्विटी में हिट स्ट्रैटेजी, साल 2025 में कहां बनेगा इक्विटी में पैसा, इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी, मिरर एसेट की हेड डिस्ट्रीब्यूशन सुरंजना बोर ठाकुर हमारे साथ हैं। प्रबलीन और सुरंजना, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। काफी एक्साइटमेंट है 2025 को लेकर लोगों की, क्योंकि हमने देखा 2024 में जो शेयर मार्केट है उसने जितना हंसाया उतना कुछ रुलाया भी जरूर। मतलब हाईज और लोज का साल हम 2024 को अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इसलिए मैं सुरंजना आपसे जानना चाहती हूँ, 2024 में आपको इक्विटी का हाल कैसा रहा? कौन से ऐसे हाईज थे और कौन से ऐसे लोज थे जो कि बाजार ने 2024 में देखे? Hi Swati, hi Prableen, and good evening to everybody, all your viewers. I think आप 2024 बहुत ही दिलचस्प ईयर रहा है शायद इक्विटी मार्केट्स के लिए। अगर आप देखोगे तो इंडियन मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एक्चुअली अगर आप देखोगे कैलेंडर ईयर बेसिस में तो लार्ज कैप्स ने ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया और मिड एंड स्मॉल कैप ने अबाउट 30% का रिटर्न दिया। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आपका हेल्थ केयर, टेलीकॉम, पावर, ऐसे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आप अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो एफएमसीजी सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट पीएसयू एक कोहॉर्ट है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस साल, और मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन जैसे थीम ने भी अच्छा रिटर्न्स दिया। अगर हम स्टाइल की बात करें तो वैल्यू ओरिएंटेड स्टाइल ने काफी अच्छा किया, जबकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। बट 2024 एक बहुत इंटरेस्टिंग ईयर इसलिए भी रहा क्योंकि आईपीओज बहुत सारे आए, मेन बोर्ड आईपीओज एज वेल एज एसएमई आईपीओज आए, और ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू होगा, 2025 में भी कंटिन्यू होना चाहिए। एफपीआई नेट सेलर्स रहे हैं, और एफपीआई इनफैक्ट ये कॉन्ट्रडिक्टरी है कि शायद ये एमएससीआई जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें इंडिया का वेट काफी बढ़ गया है। लेकिन अगर आप देखोगे एफपीआई होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 10 ईयर लोज पे है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट अगर आप देखोगे कि डीआईआई का बाइंग बहुत अच्छा रहा है, रिकॉर्ड बाइंग रहा है। एसआईपी फ्लोज जो है वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, 25,000 करोड़ के ऊपर का बुक अभी मंथ ऑन मंथ चल रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांग बैकिंग है। पर अगर आप देखोगे इंडियन हाउस होल्ड का ओनरशिप है वो एक्चुअली अभी भी काफी अंडर एलोकेटेड है ग्लोबल एवरेजेस के कंपैरिजन में। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये ट्रेंड शायद बरकरार रहेगा या स्ट्रॉन्गर हो जाएगा यहाँ से। बट फोर्थ स्ट्रेट ईयर है जब इमर्जिंग मार्केट्स को इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड डिस्पाइट पॉलिटिकल इवेंट जैसे आपका इंडियन इलेक्शन था या यूएस में इलेक्शन था, उसके बाद भी ये हुआ है। और बहुत सारे नेगेटिव साइड में अगर आप देखोगे शायद अर्निंग्स ग्रोथ बहुत थोड़े से मॉडरेट हुए हैं, दैट इज नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ। बट अर्बन स्लो डाउन थोड़ा सा है और रूरल इज कमिंग बैक, बट केपेक्स साइकिल का भी कम बैक का उम्मीद है। सो दैट इज आई थिंक ग्रॉसली मोस्ट ऑफ द जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हुए हैं पूरे साल में। पर ओवरऑल अच्छा साल रहा है और 2025 से भी काफी उम्मीदें हैं। एब्सोल्युटली। अब आपने क्योंकि कहा कि ओवरऑल अच्छा साल रहा है तो हमने कुछ नॉट सो गुड मोमेंट्स की बात की, क्योंकि देखिए हमने 2024 में निफ्टी को 26,000 जाते हुए भी देखा है, हाईज भी रहे हैं, लोज भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो बाजार में काफी बरकरार और अच्छा देखने को मिला है। तो प्रबलीन, ये कहना गलत होगा कि अगर मार्केट सुस्त रहा तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी के मामले में काफी चुस्ती नजर आई। दैट मीन्स कि वॉलेटिलिटी के बीच भी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स थे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट धुआंधार देखा गया। तो उसकी मेन हाइलाइट्स क्या रही हैं? जी स्वाति, हेलो टू यू एंड टू संजना ऑल्सो। बिल्कुल, आई थिंक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करता है 2024। हमने अगर हम कुछ पिछले सालों को देखें स्वाति, तो जो एसआईपी फिगर्स है लगातार स्ट्रॉन्ग होते रहे हैं। 2016-17 अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस टाइम पे एसआईपी 3,000-4,000 करोड़ की बुक थी।
उसके बाद अगर हम कोविड, थोड़ा प्री कोविड फेज देखें जो 2019 एंड 20 का फाइनेंशियल ईयर, वहां पे ये जाके करीबन 8,000 करोड़ पे गए। 2021-22 तक धीरे धीरे डबल डिजिट्स पे आए। 23 में हमने देखा 13,000, फिर 15,000 की ऊंचाइयों पे पहुंचे। लास्ट ईयर नवंबर में देखिए तो 17,000 पे थे। और अभी लगातार सेकेंड मंथली, जैसे अभी सुरंजना भी मेंशन किया, दैट द एसआईपी बुक हैज बीन एट वेरी स्ट्रॉन्ग 25,000 करोड़ की। तो डेफिनेटली ये इंडियन इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी दर्शाता है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है, जो इंडिया जैसी कंट्री में बहुत रिक्वायर्ड है। ऑल्दो एट अ कंट्री लेवल अगर हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्वाति, तो इंडियन हाउस होल्ड्स में अभी भी इक्विटी बहुत कम है, जिसकी काफी ज्यादा जरूरत है पेनिट्रेशन की, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में है जहां पे हमारे पास सोशल सिक्योरिटी के बहुत सारे माध्यम नहीं है। हमारे पास रिटायरमेंट के टाइम पे कोई रिटायरमेंट इनकम के सरकार की तरफ ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है कि हर सिटीजन को कुछ मिलेगा ही। यानी कि हमें अपने रिटायरमेंट, अपने फ्यूचर के लिए खुद सेव करना है। एंड उस चीज को देखते हुए आई थिंक इक्विटीज की जो इंपॉर्टेंस है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि उनको एक ऐसा एसेट क्लास में निवेश करना है जहां पे उनको रियल रिटर्न्स मिले। इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में उनको इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। तो डेफिनेटली इक्विटीज एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ थ्रू एसआईपीज जो फिगर्स आए हैं, आई थिंक वो बहुत प्रॉमिसिंग है। एंड आई थिंक वो टाइम भी दूर नहीं है जब हम जल्दी ही आई थिंक 30,000 की एसआईपी बुक देखेंगे। अगर हम ग्रोथ की परसेंटेज में देखें तो 2020 से अगर हम देखें तो जो मंथली एसआईपी बुक है ऑलमोस्ट 24% के कैगर पे बढ़ी है, विच इज अमेजिंग। ये डिजिटाइजेशन और एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स के रूप में निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली हमने रोबस्ट इनफ्लोज सारे मार्केट कैप्स में देखे हैं, और लगातार स्मॉल और मिड कैप जैसे सेगमेंट्स में भी हमने एक वेरी रिजिलियंट इनफ्लोज एंड रिजिलियंट जो रिटर्न्स रहे हैं मार्केट्स के, वो भी हमने लगातार देखे हैं। सो डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग ईयर स्वाति। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका ऑप्टिमिज्म, आई थिंक ये सब दर्शाता है 2024। 2024 जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो ऑप्टिमिज्म है वो दर्शाता है, और वो इन नंबर से भी, जैसा प्रबलीन ने भी बताया, काफ़ी पता चलता है। अगर 2016 में ही आपने लार्ज कैप में अपनी एसआईपी शुरू की थी तो 19 तक आपको 9% का रिटर्न ज़रूर देखने को मिला, पर यही रिटर्न दिसंबर 2024 आते आते लगभग 15% पर बन गया। यही मिड कैप में छोटे पीरियड के लिए फ्रॉम 2016 टू 2019, 30 साल में अगर आपको माइनस में रिटर्न दे रहा था तो दिसंबर 24 तक आपको लगभग 24% तक रिटर्न, मतलब लॉन्गर टर्म के लिए कितना फायदा हुआ। स्मॉल कैप में डेफिनेटली कहते हैं कि शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, -11% तो 3 साल में 16 से 2019 तक दिया। पर आप ये देखिए, आप 16 से अगर आप 2024 तक स्मॉल कैप में आप एसआईपी अपनी चालू रखते या रखी हुई हो तो लगभग 24% तक का एक रोबस्ट रिटर्न आपके सामने निकल कर आया है। तो डेफिनेटली लॉन्गर द इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी ज़्यादा आपको फायदा होता नजर आता है, जिसका जिक्र प्रबलीन ने भी किया। मैं सुरंजना अब आपसे जानना चाहती हूँ 2025, क्योंकि आपने बोला कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि 2025 काफ़ी अच्छा होगा। अगर कुछ मेजर इवेंट्स या कुछ अगर ट्रिगर्स की बात करें 2025 के लिए जो कि शेप अप कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी और भारतीय बाजार को, तो वो बड़े फैक्टर्स क्या रह सकते हैं? सो आई थिंक जो स्टार्ट हुआ है अभी, हम जब 2025 की बात कर रहे हैं, जब दिसंबर में आप देखोगे तो थोड़ी सी डोमेस्टिक ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन आई है, जो कि आपके जीडीपी नंबर्स में दिखा रहा है, या आपका जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बोलते हैं हम जिसको, उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है। तो थोड़ी स्लोअर ग्रोथ इसलिए रही है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट केपेक्स जो है वो बिकॉज ऑफ इलेक्शंस थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। क्रेडिट ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हुई है, और कंजम्पशन पैटर्न में थोड़ा सा, अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को आया है। बट जैसे कि केपेक्स की बात करी मैंने, ये जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमने काफी पहले भी ऐसे सिमिलर ट्रेंड्स देखा है कि जब इलेक्शन ईयर होता है ना, तो उसमें आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द इलेक्शन ईयर में थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, बट पिकअप हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि केपेक्स नंबर्स शायद काफी स्ट्रांगली वापस भी आ रहा है, और सेकेंड हाफ में हम काफी सब्सटैंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंजम्पशन साइड में जब हम देखेंगे तो अर्बन साइड में कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन रूरल में बहुत टाइम बाद वापसी आ रही है, जहां पे आप अगर देखोगे ग्रीन शूट्स दिख रहा है कि ये जो आपका ट्रैक्टर सेल्स है, टू व्हीलर सेल्स है, वो काफी स्ट्रांगली वापस आ रहा है। रूरल सेंटिमेंट्स
बेहतर हो रहे हैं, आपको जो रियल वेजेस है, रियल वेज का ग्रोथ काफी अच्छे से हो रहा है। तो इन्फ्लेशन फ्रंट में भी अगर आप देखोगे कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी बिनाइन रहा है, 4% के नीचे ही रहा है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि सपोर्टिव हो जाता है फॉर पॉलिसी रेट कट, मतलब इंटरेस्ट रेट कट के लिए सपोर्टिव हो जाता है। कुछ ट्रिगर्स जो है, शायद यूनियन बजट इज समथिंग वी विल हैव टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि उसमें अगर जो भी पॉलिसी स्टांस लिया जाता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के प्रायोरिटीज हो गए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगा। यूएस मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा इंडियन मार्केट में भी आएगा, क्योंकि वहां पे एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है जो अगले महीने तक दे विल टेक ओवर। यूएस में रेट कट और ग्लोबल बड़े बैंक्स में भी काफी रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी अगर कोई फ्लेयर अप्स होती है, हमने देखा है मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ चल रहा है वहां पे, और थोड़ा अगर कुछ फ्लेयर अप होता है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा और पिकअप हो सकता है। शायद हमें लगता है कि इक्विटीज विल कंटिन्यू टू डू वेल फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रोबस्ट आपके जो मैक्रो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत रोबस्ट है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्टोरी काफी स्ट्रांगली दिख रही है। लेकिन लिक्विडिटी कंडीशंस और डोमेस्टिक फ्लोज का जो पैटर्न है वो भी एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। अगर उसमें कुछ अनबन रहा तो शायद उसमें थोड़े मार्केट्स में थोड़ी करेक्शन दिख सकती है। चाइना का स्टिमुलस भी एक और चीज है, उसमें क्या पैटर्न्स रहे और उसकी वजह से ग्लोबल फ्लोज कैसे रहे, वो भी एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन नेट नेट थोड़ी वॉलेटाइल ईयर रहेगी शायद, लेकिन उसमें से भी काफी ग्रीन शूट्स दिखने को आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आज के दिन में या अगले साल अगर कोई एंटर भी करे 3 to 5 ईयर होराइजन लेके चले, तो इंडियन इक्विटीज में तो अच्छे पैसे बनाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एब्सोल्युटली। सुरंजना, ऑन दैट थॉट आपने बोला कि डेफिनेटली थोड़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो काम ही है निवेशकों को बताना कि ये जो आपने ग्रीन शूट्स की बात की, जो मौके हैं वो कहाँ पर है। मैं प्रबलिन इसी पर आपके पास आती हूँ। हम क्योंकि कह रहे हैं कि अब ऐसे माहौल में पैसा कहाँ बनेगा। अगर आपका एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का नजरिया है वैसे बाजार में, हम बहुत छोटी छोटी अवधि के लिए तो नहीं देख रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो। तो आपकी नज़र में एक मीडियम टर्म होराइजन और एक लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से कौन सी कैटेगरीज है इन्वेस्टर्स के लिए जो निवेश करने के लिए सही है? जी, स्वाति, आई थिंक जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं डेफिनेटली 2025 के लिए ऑप्टिमिज्म है, पर एट द सेम टाइम जैसे अभी सुरंजना ने बोला, देयर आर ट्रिगर्स एंड आई थिंक राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कमिंग, जो जनवरी में आएगी, उसके बाद हमारा बजट, हमारी अर्निंग्स कैसे होती हैं, कौन से फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज लेके आती है फॉर द ग्रोथ रिवाइवल इंडिया में। सो काफी सारी चीजें होंगी जो हमें सामने देखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक इस बीच में अगर हमने अपना पैसा लगाना है तो इस टाइम पे एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के हिसाब से आई फील द लार्ज कैप्स लुक स्लाइटली बेटर अगर आपका मीडियम टर्म होराइजन है। इस टाइम पे अगर हम देखें, हम मार्केट कैप के अगर हिसाब से देखें तो जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल करीबन 19 और 20% है, यानी कि ऑलमोस्ट 39% है। जबकि जो लार्ज कैप्स का कंट्रीब्यूशन है टू द ओवरऑल मार्केट कैप वो काफी इयर्स, अगर हम 2013 से अब तक का देखें, सो इट्स एट लोअर एट अबाउट 47%। सो ओवरऑल स्वाति, अगर आपका मीडियम टर्म का होराइजन है 5 साल तक, तो मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियोज थोड़े से ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड होने चाहिए। लार्ज कैप टिल्टेड होने से आप एक लार्ज कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं, एक्टिव या पैसिव। आप फ्लेक्सी कैप्स में पैसा लगाइए, जो ज्यादातर लार्ज कैप्स में ही पैसा लगाते हैं, उनका मैक्सिमम स्कीम्स का एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप रहता है। या फिर आप हाइब्रिड्स में जाइए, जैसे कि आपकी मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी हो गई, डायनेमिक एसेट एलोकेशन हो गए, या एग्रेसिव हाइब्रिड। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा अपना रिस्क को मैनेज करते हुए आप थोड़ा अपना लार्ज कैप्स में ज्यादा रहेगी। अगर आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज हैं, देन डेफिनेटली हम उन सब अपॉर्चुनिटीज का अपने पोर्टफोलियो में फायदा उठाना चाहते हैं जो हमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देते हैं। सो लंबे समय का अगर आपका पैसा है तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आप चलते रहने दीजिए, और आप एसआईपी और स्टैगर्ड अप्रोचेस के थ्रू अपनी एसआईपी करिए, वहां पे एसटीपी करिए, और डेफिनेटली एलोकेशन लीजिए मिड एंड स्मॉल कैप में, और उसके साथ साथ आप अपने लार्ज कैप का हिस्सा भी रखिए। एंड वहां पे आप फिर मल्टी कैप जैसी कैटेगरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेस अप टू 5 years थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड,
5 years के बियॉन्ड जो आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियोज है, वहां डेफिनेटली आपकी एलोकेशन मिड स्मॉल कैप में थ्रू स्पेसिफिक फंड्स या फिर एक मल्टी कैप जैसे फंड के थ्रू होनी चाहिए। एंड स्वाति, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था कि 3 साल की जब हम एसआईपी की बात करते हैं, तब हमारे लार्ज कैप ने हमें 16 में अगर हमने एसआईपी शुरू की थी तो भी पॉजिटिव रिटर्न दे दिए थे। पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप से वहां हमें काफी पेशेंस चाहिए होता है। और अगर हम पुराने डेटा को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 5 years का एक ऐसा पीरियड आता है जहां पे जाके हम देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न की बेसिस पे आपके नेगेटिव रिटर्न्स खत्म होने लगते हैं। तो अगर आपका पैसा 5 साल से कम का है, आप मत लगाइए स्मॉल और मिड कैप में। नया एलोकेशन की बात हो रही है, बिकॉज वहां पे जैसे अभी जो एग्जांपल में हमने देखा था कि 3 साल के बाद भी आपकी एसआईपीज बहुत ही कम या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दे सकती है, तो आप वहां हताश हो सकते हैं। लंबे समय का पैसा है, जरूर लगाइए। सो ब्रॉडली ये एलोकेशन निवेशकों को 25 के लिए लेके चलना चाहिए। ओके, और कौन से फंड्स हैं, कौन सी कैटेगरीज में हैं जो कि 2025 में लग रही है प्रॉमिसिंग? दोनों एक्सपर्ट्स की लेंगे राय यहाँ पर भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। साल 2025 में इक्विटी में कैसे रहे आपके हिट स्ट्रैटेजीज पर बात चल रही है। सुरंजना बोस ठाकुर मिरर एसेट से हमारे साथ हैं और फिनफिक्स से प्रवीण बाजपेयी से हम कर रहे हैं खास बातचीत। और सुरंजना, अब एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, किन बातों पर डिपेंड करे किसी एक इन्वेस्टर की एसेट एलोकेशन? आई थिंक एसेट एलोकेशन, जैसे कि हम बोलते हैं कि यूजुअली पोर्टफोलियो क्रिएट करने में एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्टडीज से कि 90% रिटर्न्स आपके करेक्ट एसेट एलोकेशन से होता है, ना कि मार्केट को टाइमिंग करने में नहीं होता है या सिक्योरिटी सिलेक्ट करने की से नहीं होता है। एक्चुअली आपको एसेट एलोकेशन से होता है। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखोगे तो सारे मार्केट कैप्स का थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम पे चल रहा है। एंड ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुकाबले लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप, सब सेगमेंट में थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अंडरलाइन जो इनके अर्निंग्स ग्रोथ है, वो भी अगर सपोर्ट करते हैं इस वैल्यूएशन को एट करंट लेवल्स, देन इट इज गुड इनफ। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप प्रिवेलिंग अभी के दिन के जो पीईज है वो अगर आप कंपेयर करोगे 2021 के साथ, तो आज के दिन में भी एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टेड पीक ऑफ 2021 के पीईज पे अगर आप इन्वेस्टेड हो तो फिर भी आपने डबल डिजिट अच्छे रिटर्न्स बना लिए होंगे मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में भी। हमें लगता है कि अक्रॉस मार्केट कैप्स क्या हुआ है कि मार्केट काफी डीप हुआ है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी बढ़ गए हैं। सो हालांकि आज के दिन में शायद अगर लार्ज कैप रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्गर होराइजन की तरफ देखोगे तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इनफ मिड एंड स्मॉल कैप नहीं हो तो शायद आप इनफ वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। क्या ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सेक्टर्स, सब सेक्टर्स ऑल्सो जो एक्सपोजर आपको सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप के जरिए मिल सकता है वो आप लार्ज कैप में नहीं मिल सकता। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है जहां पे एक ही अपॉर्चुनिटी आपको लार्ज कैप में दिखेगा लेकिन 25 अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप या मिड कैप में दिखेगा। सो विच इज वाई हमें लगता है कि ये जो इन तीनों के बीच का जो एलोकेशन है वो एक इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन, ये सब के बीच का एक रिजल्ट हो सकता है। लेकिन एलोकेशन हर सेगमेंट में होना चाहिए। आज के दिन में शायद एंटर करने के लिए फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा कैटेगरी है, मल्टी कैप अच्छा कैटेगरी है। और इनमें से अगर आप देखोगे अगर कोई भी सेगमेंट में ओवर एलोकेशन हो गया है, फॉर एग्जांपल पिछले एक साल में अगर किसी सेगमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया और वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा भर गया है, तो आप उसको रीइवैल्यूएट या रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है, रीबैलेंसिंग करने के लिए, जहां पे आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लॉन्ग और टाइम होराइजन को अकाउंट करके आप कितना एक्सपोजर किस सेगमेंट पे लेना चाहते हो आप देखना शायद तो सुरंजना, आपके व्यू में जैसा आपने बताया
कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अभी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली एक ही कैटेगरी में आप ओवर एक्सपोज ना हो, क्योंकि आपने बोला कि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। मैं प्रबलीन आप ही से जान लेती हूँ, एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क, एक हाई रिस्क के लिए एक जो परफेक्ट जो एलोकेशन हो विद इन इक्विटी डेट, सॉरी नॉट इक्विटी डेट, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, वो आपका परसेंटेज क्या रहेगा? वेरी क्रिस्पली। जी स्वाति, कंसिडरिंग कि वो अपने गोल्स वगैरह को फैक्टर इन करेंगे, अगर एक स्ट्रक्चर मुझे देना हो तो अगर कोई कंजर्वेटिव है पर इक्विटी में निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से उनका 80 से 90% पैसा लार्ज कैप्स में हो, 10 से 20% जो डिपेंड करता है वो क्या एलोकेशन ले लें लार्ज कैप में, सो 10 to 20% जो उनका बचता है वो मिड कैप्स में रह सकता है और थोड़ा एलोकेशन 5% तक वो ले सकते हैं स्मॉल कैप में, अगर वो समझ पाते हैं कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा हार्ड फॉल्स आती हैं। अगर मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर हैं तब मेरे ख्याल से 60 to 65% उनका लार्ज कैप्स में रह सकता है और बचा हुआ 30 से 35% मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में रह सकता है। और अगर हाई रिस्क टेकर है तब भी मुझे लगता है उनका कोर लार्ज कैप्स में 40 to 45% डेफिनेटली होना चाहिए और बचा हुआ जो उनका 55% से 60% तक डेफिनेटली फिर वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जा सकते हैं। और ये ओवरऑल उनको देखना है, सिर्फ ये 3 कैटेगरी के फंड्स नहीं उठाने। फ्लेक्सी कैप लेते हैं तो उसमें भी किस टाइप का फंड चुना है, मल्टी कैप लेते हैं तो उसमें भी उनको मिड और स्मॉल भी मिल रहा होगा, लार्ज कैप भी मिल रहा होगा, बट ये एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर है जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपना उसको चेंजेस करके अपने लिए एक एलोकेशन चूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब बिल्कुल शो के अंत में है, हम दोनों ही हम एक्सपर्ट्स के कुछ फेवरेट कैटेगरीज या फंड जानेंगे। सुरंजना, वेरी क्विकली कोई 5 टिप्स में इनफैक्ट आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कैटेगरीज पे चर्चा की फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू ईयर। आई थिंक आप एक तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए जहां पे भी इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक SIPs में एलोकेशंस कंटिन्यूड रखना चाहिए। मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर के निकलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश एलोकेशन की बात कर रहे हो तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये तीनों कैटेगरीज बहुत अच्छे हैं अभी इक्विटी में। अगर किसी का अंडर एलोकेशन है मिड या स्मॉल में, वो भी एक अच्छे फंड में, अच्छे स्मॉलर साइज्ड फंड में डालने से काफी अच्छा रिटर्न्स बन सकता है। यहाँ से हाइब्रिड एक अच्छा कैटेगरी है जो अभी देखना चाहिए शायद, बिकॉज वहां पे एसेट एलोकेशन भी हो सकता है एंड वो कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। थीमेटिक फंड्स में अगर आप देखोगे, कंजम्पशन एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड है इस टाइम पे, क्योंकि कंजम्पशन साइकिल की रिकवरी एक्सपेक्टेड है और बैंकिंग फाइनेंशियल भी इन थीमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ टिल्टेड फंड्स है वहां पे बहुत अच्छा अपसाइड दिख सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के कंपनीज आर लुकिंग वेरी चीप एट दिस मोमेंट। गोल्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है इस साल के लिए एंड आई थिंक हम इक्विटी की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड इनकम भी इस साल के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के कट के बिगिनिंग में बैठे हुए हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रबलीन, आपके टॉप 5 इक्विटी फंड्स। स्वाति, इसमें मैं 3 पैसिव फंड्स गिनाऊंगी। एक है निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रेटजी फॉर लार्ज कैप एक्सपोजर, देन हो गया मिड कैप 150 इंडेक्स फॉर मिड कैप एक्सपोजर, एक मोमेंटम अप्रोच निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये लार्ज और मिड दोनों को कैच करेगा और मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ेगा पोर्टफोलियो में। इसका बैलेंसिंग के लिए ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को उठाता है, and small caps में Tata small cap. So these 5 funds, I think they can make a complete portfolio. जो long term investors हैं उनके लिए 8 से 10 साल की व्यू के साथ। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए इक्विटी में हिट स्ट्रैटेजी, तमाम एसेट एलोकेशन टेक्निक्स, कहां पर इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से निवेश करें, ये हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रबलीन और सुरंजना हमारे साथ इस आज के न्यू ईयर स्पेशल मनी गुरु एपिसोड में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।